कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फूड एंड न्यूट्रिशन का ये अपना थर्ड वीडियो है। पीछे के 2 वीडियोस के अंदर हमने फूड, न्यूट्रिशन, फूड के टाइप्स, न्यूट्रिशन के ऑब्जेक्टिव्स, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स डिस्कस किया था। तो आज फूड एंड न्यूट्रिशन को हम कंटिन्यू रखते हुए मिनरल्स डिस्कस करेंगे। मिनरल्स एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनकी अमाउंट डिफरेंट होती है। ये मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये कई एंजाइम्स के कोफैक्टर की तरह वर्क करते हैं। ये बॉडी टिश्यू जैसे बोन, टीथ, नेल्स, ब्लड, नर्व्स और मसल्स के पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बॉडी की इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें तो अधिकांश मिनरल्स मीट, फिश, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो पहला मिनरल है कैल्शियम। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो यह बोन्स और टीथ के मिनरलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यह बॉडी की कई बायोकेमिकल प्रोसेसेस का रेगुलेटर होता है। यह ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा नर्व फंक्शन, ब्लड प्रेशर और इम्यून डिफेंसेस में भी ये अपने इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन करता है, इनका मिनरलाइजेशन करता है। बोन और टीथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट सोल्ट पाया जाता है, तो जो कि इसकी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और फॉस्फोरस हर सेल का पार्ट होता है। यह एनर्जी ट्रांसफ़र और एसिड बेस बैलेंस के मेंटेनेंस में इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि अपनी सेल की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। फॉस्फोरस एटीपी का कंपोनेंट होता है, अर्थात ये एनर्जी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है। सोडियम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इसी की वजह से अपना ब्लड प्रेशर होता है। सोडियम जितना ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। यह नर्व इम्पल्स इनिशिएशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन को असिस्ट करता है। क्लोराइड नॉर्मल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। क्रोमियम इंसुलिन के साथ वर्क करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा यह ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। कॉपर आयरन के एब्जॉर्प्शन और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन के यूज के लिए नेसेसरी होता है। फ्लोराइड डेंटल इनेमल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करता है। यह टीथ के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और ओल्ड एज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस को इनहिबिट करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो फ्लोराइड इसको प्रिवेंट। आयोडीन 2 थायराइड हार्मोन T3 और T4 का कंपोनेंट होता है और जो कि बॉडी की ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आयोडीन बॉडी की ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा T3 और T4 BMR को भी रेगुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करता है। आयरन ब्लड के फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है। इसके अलावा यह ब्लड ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पाया जाता है और हीम का सेंटर बनाया जाता है आयरन के द्वारा, Fe2 के द्वारा। तो Fe2 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और यह रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है और यह टारगेट साइट के ऊपर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आयरन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह कई नॉन हीम एंजाइम्स का कोफैक्टर भी होता है जो कि सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सल्फर विटामिन्स, बायोटिन और थायमिन का इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। इसके अलावा यह इंसुलिन का भी इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, क्योंकि सिस्टीन और मिथाइलिन 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो सिस्टीन लगभग जितने भी प्रोटीन से सब में मिलेगा, तो इसका मतलब यह प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है। जिंक बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और इम्यूनिटी के लिए एसेंशियल होता है।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोन फॉर्मेशन और टिश्यू एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है। काइनेज एंजाइम को मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो डिफरेंट मेटल आयंस हैं ये को फैक्टर्स की तरह वर्क करते हैं, तो ये मेटल आयंस एज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहला है आयरन। तो आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम्स के को फैक्टर की तरह वर्क करता है। नंबर 2 कॉपर। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लाइसिल ऑक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का को फैक्टर होता है। जिंक, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के को फैक्टर की तरह वर्क करता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज, एनोलेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम्स का को फैक्टर होता है। Mn2+ मैग्नीज, यह आर्जिनेज, एनोलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के को फैक्टर के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम, पोटेशियम पायरुवेट काइनेज का को फैक्टर होता है। निकल Ni2+, यह यूरिएज एंजाइम का को फैक्टर होता है। मोलिबडेनम, मोलिबडेनम डाइनाइट्रोजिनेज और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम्स के को फैक्टर की तरह वर्क करता है। और सिलेनियम, तो सिलेनियम ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड की एंजाइम के को फैक्टर की तरह कार्य करता है। तो ये थे मिनरल्स और इनके कुछ रोल्स। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स के को फैक्टर की तरह वर्क करते हैं, जिनके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। अब हम समझेंगे बैलेंस्ड डाइट। एक बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड्स पाई जाती हैं, और ये वैरायटी ऑफ फूड ऐसी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन के अंदर होती है जो बॉडी की एनर्जी, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सप्लाई करती है, और सप्लाई इतनी एडिक्वेट अमाउंट में करती है जो बॉडी की हेल्थ, वाइटलिटी और जनरल वेलबींग को मेंटेन कर सके। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो तो उसकी भी पूर्ति कर सके, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। सो अ बैलेंस्ड डाइट इज़ डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स इन सच क्वांटिटीज़ एंड proportions दैट द नीड फॉर एनर्जी, अमाइनो एसिड्स, vitamins, minerals, fats, carbohydrates and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being, and also makes small provisions for extra nutrients to withstand short duration of leanness. WHO के अनुसार डाइटरी फैट्स की क्वांटिटी डेली एनर्जी इनटेक की 15 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं कि डाइटरी फैट्स 15 से 30% होने चाहिए, तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बाकी जो बच गया तो ये सप्लाई होना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट्स के द्वारा। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव कंजप्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि नेचुरल फाइबर रिच होते हैं उनका कंजप्शन। ऐसे फूड्स जिनमें फैट्स और अल्कोहल ज़्यादा पाए जाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट इनटेक 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन कम से कम 15 से 20% होना चाहिए टोटल एनर्जी इनटेक का। जंक फूड जैसे कि कोला, केचप जो कि एम्प्टी कैलोरी सप्लाई करते हैं, तो इनका कंजप्शन रिड्यूस कर देना चाहिए। तो ये रिकमेंडेड बैलेंस्ड डाइट है। वर्क के अनुसार, एक्सरसाइज के अनुसार, तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एडल्ट मैन के अंदर सेडिमेंट्री, मॉडरेट और हैवी एक्सरसाइज, और वुमेन के अंदर हमने सेडिमेंट्री और मॉडरेट 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड। फूड पिरामिड, तो फूड पिरामिड ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विंग्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो यह दर्शाता है कि बेसिक फूड ग्रुप्स की प्रत्येक दिन कितनी क्वांटिटी या कितनी सर्विंग्स खानी चाहिए। पहला पिरामिड 1974 में स्वीडन में पब्लिश किया गया था। इसके बाद 1992 पिरामिड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड कहा गया। इसके बाद 2005 में इसे अपडेट करके माई पिरामिड नाम दिया गया, और उसके बाद 2011 के अंदर इसे माई प्लेट नाम से रिप्लेस कर दिया गया। यह एक टिपिकल फूड पिरामिड है। तो इसका बेस पार्ट चौड़ा है और जो टिप पार्ट है वो नैरो है।
तो यह दर्शाता है कि बेस पार्ट के अंदर जो फूड है वो अपने एनर्जी इनटेक का सबसे ज़्यादा पार्ट बनाता है, और जो टिप पार्ट के ऊपर है वो अपने एनर्जी इनटेक में सबसे कम होना चाहिए। तो जैसे पहले हम बात करें ब्रेड, सीरियल, राइस और पास्ता ग्रुप की, तो इसकी 6 to 11 सर्विंग्स पर डे होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि अपने फूड का एनर्जी इनटेक का 40% पार्ट इस ग्रुप से आता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है वेजिटेबल ग्रुप एंड फ्रूट ग्रुप, तो ये दोनों मिलकर 35% एनर्जी इनटेक अपना यहाँ से आता है। वेजिटेबल ग्रुप 3 to 5 सर्विंग्स और फ्रूट ग्रुप्स 2 to 4 सर्विंग्स। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप 2 to 3 सर्विंग्स। मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप 2 to 3 सर्विंग्स है। इसके बाद जो लास्ट है जिसको सबसे कम यूज करना चाहिए या जो सबसे कम रिकमेंडेड है वो है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, तो ये केवल 5% एनर्जी इनटेक अपना यहाँ से आता है। तो अब हमने ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे विद द एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।